हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का KBR लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 5, जो कि गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ का नाम आप लोग जानते ही होंगे कि इस पाठ का नाम है नागरी लिपि। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग जो है इस पाठ के लेखक के बारे में पहले कुछ उसके परिचय के बारे में जानते हैं, फिर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो गुणाकर मूले जी का जन्म जो है वो 1935 ईस्वी में हुआ था। और गुणाकर मूले जी का निधन जो है वो 2009 ईस्वी में हुआ था। तो गुणाकर मूले जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और जो है गुणाकर मूले जी का जन्म जो है वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। और इसके द्वारा एक कहानी लिखा गया जो है, उसी से ये निबंध लिया गया है, नागरिक लिपि। तो आइए हम लोग अगले अपने जो है प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। तो हम लोगों का प्रश्न है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 8वीं सदी से, और दूसरा ऑप्शन है 6ठी सदी से, और तीसरा है 9वीं सदी से, और चौथा है 4थी सदी से। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा सी, 9वीं सदी से। उत्तर भारत के लेख जो है हमें वो 9वीं सदी से मिलने लगते हैं, और दक्षिण भारत से हमें जैसे 8वीं सदी के लेख जो हमें वो दक्षिण भारत से मिलने लगते हैं। तो इसका जो है पहला प्रश्न का जो ऑप्शन है आप लोगों का सही, ये सी हो जाएगा कि 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है कब से मिलने लगते हैं, 9वीं सदी से। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सी। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसका जो है पहला ऑप्शन है पूर्वी भारत, और दूसरा है पश्चिमी भारत, और तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी भारत, और चौथा है उत्तरी भारत। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, दक्षिणी भारत से मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, दक्षिणी भारत से मिलते हैं। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं आप लोगों को, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ना है, और पढ़े भी होंगे और आप लोग इससे पहले। तो इसका जो है सही उत्तर आप लोगों को पता होगा कि बेतमा दान पत्र किस समय का है, वो 1020 ईस्वी का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1020 ईस्वी। सरहपद किसकी कृति है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सरहपद किसकी कृति है। तो इसका पहला ऑप्शन है दोहा कोश, और दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, और तीसरा ऑप्शन है मृच्छकटिकम, और चौथा ऑप्शन है मेघदूतम। तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा दोहा कोश। दोहा कोश जो है सरहपाद की कृति है, और सरहपाद जो है ये हिंदी के महाकवि जो है हुआ करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहा कोश। ये सरहपाद की कृति है, सरहपाद के द्वारा रचित ये कृति है दोहा कोश। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। डैश लिपि में अंकित है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन, पहला है ब्राह्मी लिपि, और दूसरा है खरोष्ठी लिपि, और तीसरा है गुजराती, और चौथा है देवनागरी लिपि। तो 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। तो किसमें है, देवनागरी लिपि में। 12वीं सदी के जितने भी शासक थे, 12वीं सदी के जितने भी उत्तर भारत के शासक थे, वो 12वीं सदी के बाद से जो है
देवनागरी लिपि का उपयोग करने लगे थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, देवनागरी लिपि। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का नंदी नागरी, और दूसरा है देवनागरी, और तीसरा है गुजराती, और चौथा है ब्राह्मी लिपि। तो इसका जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सही, नंदी नागरी। तो पहला ऑप्शन है सही उत्तर कि नंदी नागरी जो है ईसा के 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा था। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि हिंदी लिखी जाती है, हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, और दूसरा ऑप्शन है गुजराती लिपि में, और तीसरा है खरोष्ठी लिपि में, और चौथा है ब्राह्मणी लिपि में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो हो जाएगा देवनागरी लिपि में, क्योंकि हिंदी इसमें क्या है कि हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? तो संस्कृत और हिंदी साहित्य जो है वो कभी भी किसी भी देश में विश्व विश्व के किसी भी देश में अगर लिखी जाएगी तो हिंदी और हिंदी साहित्य मान लीजिए, या हिंदी हो और संस्कृत, ये दो चीज अगर देश के किसी भी देश में अगर लिखा जाए तो वो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अब अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो इसमें तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो चैप्टर है वो गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है इसी पे आधारित है, लिपि पे। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी। सही उत्तर आप लोगों का सी नंबर ऑप्शन। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अगला प्रश्न आप लोगों का है 9 नंबर कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, और दूसरा है देवनागरी लिपि, और तीसरा ऑप्शन है चित्र लिपि, और चौथा है गुरुमुखी लिपि। तो देखिए अभी हम आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं कि हिंदी भाषा जो है वो केवल और केवल देवनागरी लिपि में ही लिखी जा सकती है, क्योंकि हिंदी साहित्य और संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, देवनागरी लिपि। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? इसमें ऑप्शन है आप लोगों का सरहपाद की, और दूसरा ऑप्शन है रसखान की, तीसरा ऑप्शन है जीवनानंद दास की, और चौथा ऑप्शन है गुरु नानक की। तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। सरहपाद जो है वो एक हिंदी के महान कवि थे, महाकवि कहलाते थे। तो उन्हीं के द्वारा रचित ये एक रचना है दोहा कोश। तो ये सही उत्तर आप लोगों का इसमें हो जाएगा शरहपाद। शरहपाद के द्वारा ही दोहा कोश की रचना की गई है। रामायण रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? अगला प्रश्न है आप लोगों का कि रामायण की रचना जो है वो किस भाषा में की गई है? तो रामायण की रचना आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। रामायण किसने लिखा है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रामायण किसने लिखा है, तो आप लोग सही उत्तर आप इसका भी उत्तर आप लोग बता सकते हैं कि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है रामायण लिखा गया है। तो और किस भाषा में लिखा गया है? पूछा है कि रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। अगर आप लोगों से इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी अगर पूछा जाए कि अगर आप लोगों को अभी हम बताए भी थे कि संस्कृत जो है और हिंदी साहित्य जो है वो किसी भी विश्व के किसी भी देश में अगर कहीं भी लिखा जाएगा तो वो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएगा। तो आप लोगों से यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामायण किस लिपि में लिखा गया है? तो आप लोगों को पता है
कि हिंदी और संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है और ये संस्कृत में लिखा गया है। तो आप लोगों को इससे आप लोग पकड़ सकते हैं कि ये देवनागरी लिपि में ही लिखा गया होगा। तो सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की गई है। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन क्या है? साक्षात्कार, और दूसरा ऑप्शन है निबंध, और तीसरा है भाषण, और चौथा है कहानी। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की विधा कौन सी है? निबंध हो जाएगी, क्योंकि ये जो है देवनागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा की है? तो ये निबंध है। और ये निबंध जो है गुणाकर मुले जी की जो एक कहानी थी, ये गुणाकर मुले जी के द्वारा ही लिखित एक रचना थी कि भारतीय लिपि की कहानी। तो इसी भारतीय लिपि की कहानी का एक से लिया गया है ये निबंध, जो कि गुणाकर मुले जी के द्वारा ही लिखित था, और ये निबंध भी गुणाकर मुले जी ही लिखे हैं। तो ये क्या है? निबंध हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, जो कि गुणाकर मुले जी के द्वारा रचित है। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये भाषाएं जो हैं, ये भाषाएं हैं कहाँ की? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? पहला ऑप्शन है उत्तर भारत की, और दूसरा है पश्चिम भारत की, और तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत की, और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी भारत की। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं किस जो है भारत की ये भाषाएं हैं? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, इसमें सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की ये सभी भाषाएं हैं। दक्षिण भारत में ये सभी भाषाएं बोले जाते थे उस टाइम, जो वहाँ के व्यक्ति बोलते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का डी, दक्षिण भारत की ये भाषाएं हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों का है कि निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक कौन है? तो आप लोगों को इसके परिचय के बारे में जब बता रहे थे तो अभी बताए थे कि ये जो निबंध है गुणाकर मुले जी के द्वारा रचित है। तो इस निबंध का लेखक कौन हो जाएगा? गुणाकर मुले जी। निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मुले जी। और इस निबंध का क्या नाम है? इसका सही उत्तर तो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा क्या? गुणाकर मुले जी। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर की, और दूसरा है गुणाकर मुले की, और तीसरा है बिरजू महाराज की, और चौथा है महात्मा गांधी की। तो सूर्य नामक पुस्तक जो है ये गुणाकर मुले जी के द्वारा रचित है। और इसमें इस कहानी में और इस चैप्टर से अगर किसी भी रचना के बारे में पूछा जाए तो उन सभी की रचना जो है कौन किए थे? गुणाकर मुले जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणाकर मुले जी। इसके द्वारा जो है 2500 से अधिक जो है रचना की गई है, और 30 से भी अधिक। तो सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुणाकर मुले जी। गुणाकर मुले जी, क्योंकि ये इस चैप्टर से अगर किसी भी रचना के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो उसमें आप लोग गुणाकर मुले जी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि गुणाकर मुले जी के द्वारा ही 2500 से अधिक लेख लिखे गए हैं, और ती, 30 या 20 जो है ऐसे कुछ पुस्तक जो है उनके द्वारा रचित किया गया है। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुणाकर मुले जी। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का देवनागरी लिपि, और दूसरा है खरोष्ठी लिपि, और तीसरा है शोरसेनी लिपि, और चौथा है ब्राह्मणी लिपि। तो नेवारी भाषाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर देवनागरी, क्योंकि नेवार जो है गुजरात के नेवार नामक स्थान पे ही उसी से देवनागरी नाम जो है वहीं से पड़ा है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? देवनागरी। देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है नेवारी भाषाएं। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ए।
अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में लिखी जाती है? तो देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग-अलग टाइप से अलग-अलग प्रकार से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोग को एक एक बात को बस ध्यान में रखना है कि हिंदी और संस्कृत की अगर बात की जाए और अगर कहीं भी किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए और क्वेश्चन का जो पूछने का ये मेन पर्पस रहेगा कि हिंदी और संस्कृत जो है ये किस भाषा में लिखी जाती है, तो आप लोगों को इसका उत्तर जो है देवनागरी बताना है, क्योंकि बता चुके हैं आप लोगों को कि हिंदी साहित्य और संस्कृत भाषा ही ऐसा है जो कि विश्व के किसी भी देश में कहीं पर भी लिखा जाएगा तो वो देवनागरी भाषा में ही लिखा जाएगा। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवनागरी, क्योंकि बोला है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? देवनागरी लिपि में। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो आप लोगों का जो है पहला ऑप्शन क्या है? ब्राह्मणी लिपि, और दूसरा है खरोष्ठी लिपि, और तीसरा है सिंधु लिपि, और चौथा है नंदी नागरी लिपि। तो इसका जो है सही उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा कि नंदी नागरी लिपि, क्योंकि विजयनगर के शासक के जो लेखक थे वे किस लिपि में लिखे थे? नंदी नागरी लिपि में लिखे थे। तो सही उत्तर आप लोगों का डी हो जाएगा। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन है धारा नगरी के, और दूसरा है मेवाड़ के, और तीसरा है कन्नौज के, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का कि अजमेर के। तो परमार शासक भोज जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के रहने वाले थे। तो सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? वो धारा नगरी के रहने वाले थे। और वो जो थे विदेश के थे और विदेश से आए हुए थे। तो इसका जो है अब अगला प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन है चंद बरदाई, और दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन है बिहारी लाल, और चौथा है शरहपाद। तो हिंदी के जो आदि कवि हैं, यानी महान कवि कहा जाए या आदि कवि कहा जाए, तो वो है सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? सरहपाद। सरहपाद जो है बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे कविता या बहुत सारे पाठ की रचना की थी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन थे? सरहपाद। आप लोगों को इस प्रश्न का जो है उत्तर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं कि भारतीय लिपियों की कहानी भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आप लोगों का ऑप्शन क्या है? पहला है भीमराव अंबेडकर, फिर दूसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर, और तीसरा ऑप्शन है यतेंद्र मिश्र, और चौथा चौथा है ऑप्शन गुणाकर मुले। चौथा ऑप्शन है आप लोगों का गुणाकर मुले। तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आप लोगों का इसमें सही उत्तर हो जाएगा गुणाकर मुले जी, क्योंकि आप लोगों को अभी बताए भी थे कि गुणाकर मुले जी के द्वारा ही एक रचित जो है कहानी है भारतीय लिपियों की कहानी, और उसी कहानी का जो है उसी कहानी से लिया गया है ये निबंध। नागरी लिपि नागरी लिपि जो है उसी गुणाकर मुले जी के कहानी से ही लिया गया था। तो इसमें सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? गुणाकर मुले जी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रचित कहानी भारतीय लिपियों की कहानी है, और उसी कहानी से लिया गया था ये निबंध नागरी लिपि। तो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर। और अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है?
बादशाह जहांगीर ने, और दूसरा ऑप्शन है बादशाह अकबर ने, और तीसरा है बादशाह औरंगजेब ने, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का बादशाह बाबर ने। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बादशाह अकबर ने जो है ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर एक साइड जो है राम सीता शब्द अंकित करवाए थे, और दूसरे पहले एक साइड में था राम सिया शब्द जो है नागरी लिपि में अंकित करवाए थे, और एक साइड जो है राम सीता जी की राम सिया शब्द जो है अंकित वो करवाए थे। तो आप लोगों का पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बादशाह अकबर। बादशाह अकबर ने ही ऐसा करवाया था किसी एक सिक्के पे जो है एक साइड जो है वो। क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बादशाह अकबर ने। इसने जो है इसके द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस सिक्के पर इसने एक साइड रामसिया शब्द अंकित करवाए थे नागरी लिपि में, और दूसरे साइड ये जो है कलमा लिखवाए थे। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया और उस पर ऐसा अंकित करवाया था। तो अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा देव। इसका जो व्यक्तिगत नाम था वो देव नाम था। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसका पहला ऑप्शन है बौद्धों का, और दूसरा ऑप्शन है शैव मुनियों का, और तीसरा ऑप्शन है वैष्णवों का, और चौथा है जैनों का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, जैनों का। जैन के लिए ही प्रसिद्ध है कर्नाटक का श्रवणबेलगोला स्थान। तो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर, जैनों के लिए। ये जगह जैन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जैन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का क्या है, शिलाहार शासक केसी देव, और दूसरा है राष्ट्रकूट शासन अमोघ वर्ष, और तीसरा है परमार शासक भोज, और चौथा है प्रतिहार शासक महेंद्र पाल। तो इसमें आप लोग इसका जो है उत्तर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है आ चुका है, तो आप लोग सारे चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। तो अब जो है इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देने का कोशिश करें। तो क्वेश्चन है कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, परमार शासक भोज। क्या हो जाएगा, परमार शासक भोज। परमार शासक भोज ही अपने विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है इतिहास में। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो ऑप्शन है आप लोगों का खरोष्ठी, और दूसरा ऑप्शन है मागधी, और तीसरा है ब्राह्मणी, और चौथा है देवनागरी। तो मराठी, नेपाली और नेवाड़ी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, क्योंकि नेवाड़ी भाषा जो है महाराष्ट्र के नेवार से लिया गया था, इसीलिए इसे नेवाड़ी भाषा जो है महाराष्ट्र के नेवार से लिया गया था, तो इसीलिए इसे देवनागरी नाम भी इसका पड़ा है इसी नेवार के चलते। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी भाषा में ये देवनागरी भाषा जो है ये सारी भाषा जैसे मराठी, नेपाली और नागरी भाषाओं ये जो है देवनागरी लिपि में ही अंकित है। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है क्या कि भारतीय लिपि की कहानी से, और दूसरा ऑप्शन है सौर मंडल से, और तीसरा है नक्षत्र,
लोक से और चौथा है अक्षरों की कहानी से। तो ये जो सारी रचनाएँ हैं, ये अगर आप लोगों से इसमें से ये सब पूछा जाए कि ये किसके द्वारा रचित है, तो आप लोग इसका भी बता सकते हैं कि गुणाकर मूले जी के द्वारा ये सारे रचित है। जैसे कि सौरमंडल से और नक्षत्र लोक से अगर और अक्षरों की कहानी से अगर इसमें से भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये सब रचनाएँ किसके द्वारा रचित हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये सब गुणाकर मूले जी के द्वारा रचित है। और ये जो उत्तर प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये आप लोगों को बताना है कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, क्योंकि आपको हम बता भी चुके हैं कि गुणाकर मूले जी के द्वारा जो ये पाठ रचित है, नागरी लिपि के शीर्षक नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो गुणाकर मूले जी के द्वारा ही ये लिखा गया था, ये एक कहानी लिखा गया था कि भारतीय लिपियों की कहानी। तो उसी कहानी से ये एक निबंध लिया गया है, जो कि गुणाकर मूले जी इस निबंध के रचनाकार हैं। अगर आप लोगों से ये भी पूछा जाए कि भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है, तो आप लोगों को इसका भी उत्तर बताना है कि गुणाकर मूले जी। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस भाषा से लिया ये किस जो है पाठ से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय लिपियों की कहानी से ये निबंध लिया गया था। और उस निबंध का क्या नाम है, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, नागरी लिपि। तो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया था। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? निम्न भाषाओं में से किस भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि इसका जो है बहुत आसान तरीका से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि आप लोगों को बस 2 ही चीज़ याद रखना है कि हिंदी साहित्य और संस्कृत, ये दोनों जो है, अगर इस दोनों के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो आप लोगों को सीधा-सीधा बता देना है कि ये जो है हिंदी भाषा में लिखी जाती हैं। क्या है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा में देवनागरी लिपि लिखते हैं? तो हिंदी भाषा में एक हिंदी साहित्य और एक संस्कृत को जो है, ये 2 जो है देवनागरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही दोनों जो है लिखा जाता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कितना भी क्वेश्चन को घुमाए, पर आप लोगों को 2 ही चीज़ याद रखना है कि हिंदी साहित्य और संस्कृत, ये दोनों के बारे में अगर पूछा जाए कि किस लिपि में लिखा जाता है, तो आप लोगों को सीधा बता देना है कि देवनागरी लिपि में ही ये दोनों लिखे जाते हैं। अगर कहीं भी लिखे जाएंगे, किसी भी देश में लिखे जाएंगे, तो ये केवल देवनागरी लिपि में ही लिखे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो अगर आप लोग कहानी को पढ़े होंगे अच्छे से, तो ध्यान में आप लोगों को जरूर होगा कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, जहाँ चांदी के सिक्के बने थे, वहां वो कहाँ पे ढलवाए गए थे? टकसाल में ही। तो टकसाल शब्द का क्या अर्थ होता है? जहाँ सिक्के ढाले गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, जहाँ सिक्के ढाले गए थे। टकसाल शब्द का अर्थ यही होता है। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली जो है, विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है देवनागरी शैली, और दूसरा है नागर शैली, और तीसरा है द्रविड़ शैली, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का देवनगर शैली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागर शैली। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है इस बात को। और अगर ये भी पूछा जाए कि देवनागरी जो है, देवनागरी का क्यों देवनागरी जो है ऐसा क्यों नाम रखा गया, तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि ये महाराष्ट्र के नागर जगह से लिया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया देवनागरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? नागर शैली। अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान शब्द है, ये तो शब्द में ही छिपा हुआ है कि इसका अर्थ क्या होता है। वैसे भी आप लोग अब 10th के बच्चे हैं, तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि हस्तलिपि क्या है। तो क्या है कि हाथ की लिखावट को ही हस्तलिपि कहते हैं। किसको? हाथ की लिखावट को ही हस्तलिपि कहते हैं। तो सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन।
अब अगला प्रश्न है आप लोगों का कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चढ़ाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी। तो अभी कुछ समय पहले हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इस एक प्रश्न में कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर एक साइड जो है, एक साइड कलमा अंकित किए हुए थे और दूसरी साइड वो रामसिया की रामसिया शब्द जो है नागरी लिपि में अंकित करवाए थे। तो आप लोगों का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन सही है, राम सीता की जो है उन्होंने नागरी लिपि में अंकित करवाया था। तो अब अगला